नमस्ते। मैं अरुण गोडबोले। आप देख रहे हैं मेरी मालिका। आप देख रहे हैं चैनल अरुण गोडबोले। और हम अभी मालिका में है जो इनकम टैक्स को जानिए, इस मालिका का हम आनंद ले रहे हैं, समझ रहे हैं शायद। तो हम बात कर रहे थे कौन सा एक्सपेंडिचर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के कंप्यूटेशन के लिए, उसका गिनती करने के लिए अलाउ हो सकता है। यानी इनकम टैक्स कानून जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा आप करते हैं इनकम कमाने के लिए, उसमें कौन से खर्चे अलाउ करती है, उसकी लिस्ट उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के तहत दी है। उसमें हम अभी बात कर रहे हैं। डिप्रेशन हमने देखा, और कोई सैलरी वगैरह खर्चे देखे। अभी और एक चीज़ है, बहुत सारे है, वो डिटेल में लिखा है, क्योंकि कोई भी कानून बनाते हैं तो जो भी अनेक शक्यताएं हैं, कौन कौन से अलग अलग तरीके के बिजनेस हो सकते हैं, ये सब सोच के कानून में प्रावधान रखने पड़ते हैं। जैसे कि नॉर्मल बिजनेस जो है तो खरीद खरीद फरोख्त का है। आप कोई माल खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, उसमें मुनाफा कमाते हैं, या कोई प्रोडक्शन निकालते हैं, उत्पादन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और जब भी कोई टेक्नोलॉजी का नया बदलाव आता है तो नए नए बिजनेस भी शुरू हो सकते हैं। जैसे पहले इंटरनेट नहीं था, बाद में इंटरनेट आ गया, तो फिर वो आपका जो उसका ट्रांसमिशन ये है, उसका एक्वायर करने का जो खर्चा है, उसके भी सब प्रावधान उसमें करने पड़ते हैं। इसलिए उसमें संशोधन भी होता है। कोई नए तरफ का खर्चा आ गया तो कैसे अलाउ करे, उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन भी किया जा रहा है। तो चलो आगे चलते हैं। अगला अगला जो आइटम है वो है इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट और मशीनरी इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज इन सर्टन स्टेट्स। जैसे आपको मालूम होगा कि भारत में कई राज्य ऐसे हैं। एक जमाना था जो कहते हैं बीमारू बीमारू स्टेट्स, लेकिन स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, ईशान्य दिशा में भारत के कोई राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पिछड़े राज्य है, वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री है नहीं। और कोई राज्य ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ में वो इसमें ईशान्य भारत में नहीं होगा, लेकिन उसमें इतना प्रगति, उसमें विकास हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे जो भी नोटिफाइड करेगा गवर्नमेंट, ऐसे स्टेट में अगर कोई आप नया उद्योग शुरू करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, उसके लिए प्लांट या मशीनरी बिठाते हैं वहाँ, तो उसके लिए अलग से छूट का प्रावधान है। सेक्शन 32 AD में उसका जिक्र किया गया है। और ऐसा एक दूसरा बिजनेस है टी और कॉफ़ी प्लांटेशंस। और फिर रबर का है, रबर मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग यानी प्लांटेशन रबर का करने का, उससे रबर, रॉ रबर निकालने का। तो उनके लिए भी 33 AB में प्रावधान किया गया है कि जो भी, क्योंकि अभी कोई टी स्टेट हो या कॉफ़ी स्टेट हो, या आज शुरू किया और कल से उसका उत्पादन होकर पैसा आना शुरू, ऐसा होता नहीं है। उसको ग्रो करने में, बढ़ने में टाइम लगता है। ऐसी ही बात रबर की भी है। तो इन तीनों के लिए एक अलग सा प्रावधान बनाया है कि वो डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा होगा वो किस तरफ से और कैसे प्रोपोर्शन में आपको डिडक्शन मिलेगा। और एक प्रोविजन है 33 ABA में, सेक्शन में, वो माइनिंग बिजनेस के लिए है। अभी कोई आप जो खदान शुरू करता है, कोई मैंगनीज की माइन हो या लोहे की माइन हो, तो वो अभी कोई भी खदान हो तो वो कुछ सालों तक चलती है। बाद में जो उसका डिपॉजिट धरती के अंदर होता है, ख़त्म होता है, आपको वो साइट बंद करनी पड़ती है। तो साइट बंद करने वक्त आपको वो जो भी बड़ा गड्ढा बना हुआ है, कभी कभी तो कितने 500, आधा किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का भी हो सकता है, और चौड़ा भी हो सकता है, तो बंद करना ज़रूरी है। तो ऐसा बंद करके उसको जो पहले जैसा बनाना, इसके लिए बहुत खर्चा आता है। तो उसके वो खर्चा कैसे कंप्यूट किया जाएगा और कहाँ तक उसकी छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगा, उसके लिए भी इसमें प्रावधान बनाया गया है। मैं इसके हर चीज़ का डिटेल में जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो आम आदमी है उनको तो इससे पाला नहीं पड़ता। लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी मालूम हो जाए कि इनकम टैक्स बनाने में भी ऐसे कोई आसान बात नहीं है। हर धंधे का, हर पॉसिबल
जो भी आएगा वो उसको सोच के उसके लिए वो कानून में प्रावधान करना पड़ता है। अभी शिपिंग का एक अलग सा बिजनेस है। शिपिंग यानी आप कोई जहाज खरीदते हैं और उससे उसके द्वारा पैसेंजर्स या माल की आवाजाही करते हैं, तो शिपिंग के लिए भी उसमें अलग तरह के उसमें रिजर्व कैसे बनाते हैं और वो रिजर्व कहाँ तक आपको रिडक्शन मिलेगा। अब हम आज और एक तरीका एक्सपेंडिचर का जो खाना है वो एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। आज हम कहते हैं कि भारत में संशोधन नहीं ज़्यादा होता, यंग साइंटिस्ट आर नॉट डूइंग देयर बेस्ट इन इंडिया। इसीलिए तो आप सुनते हैं हमेशा कि अमेरिका में कोई नया संशोधन हो गया और कोई नया पेटेंट ले गया, लेकिन वो आदमी बेसिकली इंडियन ओरिजिन का है, यहाँ से वहाँ जाके सेटल हुआ है। तो ऐसे जो भी अपने यहाँ बुद्धिमान लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके संशोधन को बढ़ावा देने के लिए जो कंपनियां हैं उनको उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए वो साइंटिफिक रिसर्च जो भी होगा उसके लिए जो जो खर्चा होगा उसका वेटेड डिडक्शन जाए। वेटेड यानी अगर आप 100 रुपया खर्चा किए तो कोई केस में 150% डिडक्शन मिलेगा। 100 रुपया खर्चा किया तो 150 रुपये डिडक्शन मिलेगा। कहा 130% मिलेगा, यानी 100 रुपये खर्चा किए तो 130 रुपये मिलेंगे। ऐसा उस वेटेड डिडक्शन का इसमें प्रावधान है। उसके पीछे यही इच्छा है, यही सद्भाव है कानून बनाने वालों का कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संशोधन में अपना बुद्धि लगाए और उसके जो भी संशोधन से जो निकल आएगा उसका लाभ अपने भारत माता को हो जाए। और उसमें बहुत सारे प्रावधान डिटेल में दिए हैं। उसके लिए कहा उसका रजिस्ट्रेशन करना, उसका अप्रूवल गवर्नमेंट से लेना ज़रूरी है, उसमें कौन से खर्चे वजह डिडक्शन मिलेंगे, उसमें नहीं मिलेंगे, ये सब डिटेल में दिया है। अगला आता है सेक्शन 35A, जिसमें कोई अगर पेटेंट आप खरीदते हैं, समझो किसी ने अभी कोई चीज़ ढूंढ के निकाली, नया नया उसमें संशोधन किया और कोई नई चीज़ निकाली। जैसे समझो कि बहुत साल पहले फोर्ड ने मोटर कार का शोध लगाया, तो मोटर कार नहीं आ गई। तो अगर कोई आदमी वो उस संशोधन का पेटेंट लेना चाहता है तो उसके लिए वो खर्चा करेगा, या अक्सर कोई चीज़ है उसका कॉपीराइट ले दे। जैसे समझो मैं लेखक हूँ, मैंने किताब लिखी है और मुझे पब्लिश करना है, तो मैं पब्लिशर के पास जाऊँगा तो पब्लिशर विल पे मी सर्टन अमाउंट एज ए रॉयल्टी और कॉपीराइट परचेज। अगर रॉयल्टी दी है तो शायद वो जैसे भी उसका बिक्री हो जाएगा उसके ऊपर मुझको मिलती ही रहेगी। और अगर आउटराइट उसने परचेज किया तो वो कॉपीराइट वो खरीद लेगा, यानी उसके बाद में वो जो भी किताब की नई नई आवृत्तियाँ या एडिशंस निकालेगा तो मेरे को उसको कहीं नहीं देगा, क्योंकि लमसम में उसको मेरे को पेमेंट दिया है। तो जो ऐसा पेमेंट है कॉपीराइट का या पेटेंट एक्वायर करने का, वो तो सब खर्चा एक साल में तो नहीं डिडक्शन मिलेगा ना, क्योंकि उसका जो लाभ है वो पेटेंट या कॉपीराइट खरीद करने वाले को सालों साल मिलता रहेगा। तो उसके लिए कैसे कौन से प्रोपोर्शन में उसका डिडक्शन मिले, इसके लिए उसमें प्रावधान बनाया गया है सेक्शन 35A में। और जैसा अभी सेक्शन 35ABA में अभी जैसे मैंने कहा कि जब से इंटरनेट आ गया है तब से वो स्पेक्ट्रम का गवर्नमेंट नीलामी करती है और ये टेलीकॉम कंपनी वो स्पेक्ट्रम का खरीद करते हैं, तो उसके लिए वो उनको फीस देना पड़ता है गवर्नमेंट को। फीस कभी सालाना होगी या 2 साल के लिए होगी, तो जो भी फीस वो दे देते हैं गवर्नमेंट को, कंपनियां जो स्पेक्ट्रम खरीदती है तो वो किस तरफ से कौन से प्रोपोर्शन में कैसा उसका डिडक्शन मिलेगा, उसका प्रावधान 35ABA में बनाया है। और टेलीकॉम लाइसेंस जैसे अभी अलग अलग सी ये मोबाइल कंपनियां हैं वो टेलीकॉम लाइसेंस निकालती है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के लाइसेंस के बगैर आप वो धंधा नहीं कर सकती, तो उसके लिए वो जो फीस देंगे वो कैसे उसको डिडक्शन मिलेगा, इसका भी प्रावधान इसमें है। हालांकि आपने सुना होगा कि 2 कंपनियों के लिए इस फीस का बड़ा झगड़ा चालू है। पहले हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर अभी बाद में गवर्नमेंट उसमें संशोधन भी किया।
वो एक तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया, तो वो कैसा डिडक्शन मिलेगा उसका प्रावधान है। वो जो झगड़ा था वो इसलिए था कि उसमें संशोधन किया जाए इस प्रावधान में। वो जो फीस बढ़ाई गई उसका रेवेन्यू कंप्यूट करने का तरीका बदल गया, तो वो रिट्रोस्पेक्टिव वेट से यानी पूर्वलक्षी प्रभाव से लागू कर दिया। इसके लिए वो झगड़ा था। उसका बाद में इंटरनेशनल कोर्ट में भी डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड किया कि वो पूर्वलक्षी प्रभाव से आप लागू नहीं कर सकते। इट कैनॉट बी रिट्रोस्पेक्टिव, आपके प्रोस्पेक्टिव लागू कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सेक्शन 35A(c), जो भी एक्सपेंडिचर आप जैसा गवर्नमेंट ने जो भी कॉरपोरेट्स है यानी कंपनियां है उनके ऊपर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उनकी सामाजिक दायित्व के बारे में प्रावधान किया है कंपनी लॉ के अंतर्गत। इन कंपनियों को अपने मुनाफे से सर्टेन परसेंटेज जो भी मनोमीत किया गया है वो परसेंटेज समाज के हित के लिए प्रोजेक्ट पे खर्चा करना पड़ता है। तो ये खर्चा कैसे डिडक्शन मिलेगा उसके लिए भी प्रावधान सेक्शन 35AC में बनाया है। वो कहते हैं कि एक्सपेंडिचर फॉर प्रमोटिंग सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर और अपलिफ्ट ऑफ द पब्लिक, ये जो भी सामाजिक काम है उसके लिए जो खर्चा कंपनियां करेगी वो खर्चा कैसा कंप्यूट किया जाएगा, उसमें से कितना हिस्सा उनको डिडक्शन मिलेगा हर साल या जो भी उसका प्रोजेक्ट का लाइफ हो उसके हिसाब से, ये प्रावधान सेक्शन 35AC में किया गया है। और जो आगे आता है सेक्शन 35AD, वो ऐसा है कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कैसा डिडक्शन मिलेगा आपको, उसका अमोर्टाइजेशन कैसा किया जाएगा, वो भी उसमें प्रावधान है। बाद में आता है 35CCA सेक्शन, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेमेंट टू एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर कैरिंग आउट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर कंपनी कोई रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाती है तो उसके लिए कोई एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करना पड़ता है, तो वो किस तरफ से डिडक्शन मिलेगा, इसका प्रावधान सेक्शन 35CCA में किया गया है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेमेंट टू एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशंस फॉर कैरिंग आउट प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी कंपनी खर्च करेगी उसका डिडक्शन कैसा मिलेगा, वो जो भी उसके लिए कंट्रीब्यूट करेगी इंस्टीट्यूशंस को तो या एसोसिएशंस को, तो उसके लिए प्रावधान 35CCB में है। ऐसा ही खेती के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए जो भी प्रोजेक्ट कंपनी चलाएगी उसके लिए 35CCC में प्रावधान है। स्किल डेवलपमेंट, अभी नया स्किल डेवलपमेंट की बहुत बात चलती है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कंपनी खर्चा करेगी उस स्कीम के अंदर, उसके लिए भी 35CCD में प्रावधान है। तो ये सब प्रावधान कंपनियों का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम है उसके तहत क्या खर्चा करते हैं उसके ऊपर ये सब प्रोविजंस बनाए हुए हैं। तो आज ही रुकेंगे। आपको लगता होगा कि शायद हम आम आदमी को इसके समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम इनकम टैक्स की कानून की जानकारी लेते हैं तो उसके लिए ऐसे सब प्रावधानों की संक्षिप्त जानकारी होना आम आदमी के लिए भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को इसका रोज़मर्रा इनकम टैक्स भरने में कोई ताल्लुक नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इस पूरी मालिका के पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो आपको इनकम टैक्स एक्ट के बारे में साझा करना है। तो उसमें ये भी आपको समझाना मेरा दायित्व बनता है, ऐसी मेरी सोच है और इसलिए मैं ये जिक्र करता चला जाऊँ। और भी आगे है एक्सपेंडिचर के, वो अगले एपिसोड में कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।